हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। आई नो कि वीडियो आने में 2-3 दिन लेट हो गया बिकॉज़ थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, उस वजह से वीडियोस बनाई नहीं मैंने। तो आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मुझे पता है कंसिस्टेंसी की बात की गई थी, अब यार तबीयत का क्या कर सकते हैं, तबीयत ख़राब हो गई तो कुछ कर नहीं सकते उसका। तो कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी को आज से बरकरार रखेंगे। और 10 फरवरी की हम लोगों ने बात कर रखी है कि 10 फरवरी तक ये कोर्स ख़त्म करेंगे तो 1-2 दिन ऊपर हो जाएगा। ओके, तो उसकी टेंशन आप नहीं लेना। मैं कोर्स को जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से सीख रहे हैं, वैसे ही पढ़ाएंगे, कोई ज़्यादा भागेंगे नहीं। ओके, 2-3 दिन अगर लेट हो गए हैं तो ऊपर 2-3 दिन बढ़ा देंगे। अब जो 10 तारीख को ख़त्म होना था शायद 15 को ख़त्म हो जाए, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे और आराम से हमारा कोर्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बहुत अच्छे से उसमें सिखा रखा है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वैसे भी आज हम लोग ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक को आप अच्छे से सीखिए। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़नी तो है ही, तो पहले आप इस लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को भी बारी बारी से देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से दोनों चैप्टर्स को समझा चुका हूँ मैं। तो आइए इस चैप्टर पर फोकस करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते, सीधा ऐसे यूज़ कर लेते हैं किस तरीके से हम लोगों को करना है और क्या करना है। ओके, तो चलिए, तो हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या चैप्टर है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक चीज़ आपको पहले ही ध्यान बता देता हूँ और आपको याद रखना है कि जो एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही मिला के हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। ओके, सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन को ही क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए जरा। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये R क्या है, तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए 11th को, जहाँ पे बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है। वहां पे R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, मतलब लॉन्ग कार्बन चेन। आपको कोई कार्बन चेन दे रखी होती है, उसको आप सिंपली R से डिनोट कर देते हो। किससे डिनोट कर देते हो? R से। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ R फॉर क्या है, यहीं पे जगह है तो यहीं पे लिख देते हैं R फॉर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का मतलब आपके पास कार्बन की लंबी चेन कोई होगी या छोटी चेन होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिंपली क्या है, कार्बन की चेन को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। जब भी आपको R लिखा मिल जाएगा, उसका मतलब सिंपली आप क्या सोच रहे होंगे? ये कोई कार्बन चेन है। ओके, और R ग्रुप जो अगर आपको दिखता है कैपिटल R, उसका मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रुप उस R में जो कार्बन है, उस जो R को हम क्या बोल रहे हैं? एल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। तो जो एल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं उसमें जो कार्बन आ रहा है उससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जब भी आप किसी ग्रुप से, पहले जैसे हमने CHO लिखा था, CHO से हमने R जोड़ रखा है, इसका मतलब जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन इस R के अंदर जो कार्बन चेन है, इस R के अंदर जो कार्बन चेन है उसके कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? उसके कार्बन से। आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या बोल रहा था? R फॉर एल्काइल ग्रुप हो गया। तो देखिए, जब एल्काइल ग्रुप से CHO कनेक्ट होगा तो उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। वहीं अगर दूसरा फॉर्मूला देखा जाए कीटोन का, तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? दिस RCOR। मतलब जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हों, ठीक है, जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हों तब आप उसे कीटोन कहेंगे। ठीक है, जब C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपको कार्बन चेन दिखेगी तभी आप उसे कीटोन कह पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मान के चलो ऐसा हुआ कि एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, एक तरफ H लग गया, तो आप उसे कीटोन ना कह के क्या कह रहे होंगे? एल्डिहाइड कह रहे होंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ R लगा हुआ है तो कीटोन, और अगर एक तरफ R लगा हुआ और एक तरफ H लगा हुआ है तो एल्डिहाइड। ओके,
ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। आई नो आपको ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन चैप्टर जब शुरू कर रहे हैं तो सारी चीजें बताना बनती है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि जिससे आपको पता चले कनेक्टिविटीज, एटम्स की कनेक्टिविटीज आपको दिखें, किस बॉन्ड से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है। ओके, तो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C से डबल बॉन्ड हो और एक OH ग्रुप। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COOH से एल्काइल ग्रुप को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वैसे ही सेम अब कुछ एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स, जैसे कि अमाइड, CONH2। अमाइड को क्या बोला जाता है? जब एल्काइल ग्रुप से ये वाला ग्रुप जुड़ा हो, CONH2। ठीक है, जब एल्काइल ग्रुप से CONH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे आप क्या कहेंगे? अमाइड कहेंगे। ओके, वही अगर NH2 की जगह कोई हेलोजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? हेलोजन। X फॉर हेलोजन होता है, सबको पता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, X फॉर क्या है? हेलोजन। X फॉर हेलोजन। और हेलोजन आपको पता क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो जब C डबल बॉन्ड O से कोई हेलोजन जुड़ जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? ऑयल हलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल हलाइड। ठीक है, या फिर इसी ऑयल हलाइड का दूसरा नाम होता है असाइल हलाइड। क्या होता है? असाइल हलाइड। कोई कोई इसे अकाइल भी बोलता है। ठीक है, तो मैं असाइल बोलता हूं, इसलिए क्या बता रहा हूं? असाइल। ओके, तो असाइल हलाइड भी कहते हैं इसे। तो जब आप देखो 3-4 ग्रुप बता दिए, RCHO को एल्डिहाइड, RCOR को कीटोन, RCOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, RCONH2 को अमाइड और RCOX को ऑयल हलाइड या असाइल हलाइड। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रुप आता है एस्टर। क्या आता है? एस्टर। तो एस्टर में क्या होता है? RCOR होता है भाई, ये RCOR कीटोन क्या को लिख दिया। ठीक है, क्या होता है? RCOR। अब ये जो देखो यहाँ पे हमने R लिखा है, यहाँ पे हमने डैश लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एल्काइल चेन कोई और होगी, ये एल्काइल चेन कोई और होगी। मतलब मान के चलो ये अगर 2 कार्बन की चेन हो तो 3 की होगी, अगर ये 3 की है तो 4 की होगी, ये 4 की है तो ये 3 की हो सकती है। मतलब दोनों अलग अलग होंगी, और जरूरी भी नहीं है कि दोनों अलग ही हो, दोनों सेम भी हो सकती हैं। ओके, दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब R और R डैश सेम हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो एस्टर का फॉर्मूला हो गया RCOOR डैश। ये एस्टर का फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है किसका है? एस्टर का है। उसके बाद एनहाइड्राइड पे आ जाते हैं। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है? RCOR। इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना भाई, काम आते हैं। तो हमें कैसे याद रखने हैं? देखो एस्टर और एनहाइड्राइड में कंफ्यूजन होंगे, ये पता है। तो आपको कैसे याद रखना है? एस्टर में 2 O आते हैं और एनहाइड्राइड में 3 O आते हैं। ठीक है, एस्टर में 2 O, एनहाइड्राइड में 3 O। सिंपल है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक ग्रुप्स के नाम हो गए कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला, कीटोन का फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ऑयल हलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट हमने लिख रखे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। जो हमारा चैप्टर है उसी के ऊपर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये क्या होता है ना, ये प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वाइड स्प्रेडिंग होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। मतलब मात्रा का मतलब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन वाइड स्प्रेडिंग होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स पाचन क्रिया में काम आ जाता है वगैरह वगैरह, है ना। बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में कौन सी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना। केवल थोड़ा सा ये बोलो ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मेंस के लिए पढ़ रहे होते तो ऐसी सारी चीज़ों की मैं बात ही नहीं करता, मैं सीधा स्ट्रक्चर पे आता। लेकिन तब भी हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है बताना चीज़ें कि 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं कि हाँ होता है। तो पहला तो ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स में वाइड स्प्रेडिंग होते हैं। दूसरा क्या बताया? बायोकेमिकल प्रोसेसेस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा क्या होता है? ये कुछ फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। क्या?
फ्रेग्रेंसेज और फ्लेवर्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम वनीला फ्लेवर वाली है ना, वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम हमने खा रखी है, तो किस केमिकल से आता है? तो वनीला सीड्स होते हैं, वनीला सीड्स होते हैं, उनमें केमिकल पाया जाता है वेनिलिन। कौन सा केमिकल पाया जाता है? वेनिलिन। वनीला सीड्स होते हैं, वनीला सीड्स में एक वेनिलिन नाम का केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो आप खाते हो ना, जो खाते हो तो आपको जो टेस्ट फील होता है, स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आ रही होती है? वेनिलिन केमिकल की वजह से आ रही होती है। किसकी वजह से? वेनिलिन, वेनिलिन, ठीक है, वो केमिकल ये रखा है। तो ये आप वेनिला आइसक्रीम के साथ खा जाते हो, ये वाला केमिकल, ये वाला, इसका नाम होता है वेनिलिन फ्रॉम वनीला सीड्स, ठीक है, ये वाला वनीला सीड्स से मिलता है। उसके बाद ये सैलिसिलडिहाइड और एक ये सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है, ये 3 केमिकल्स आपको मिल जाते हैं। सिनेमैल्डिहाइड को ऐसा बोलते हैं कि वो जो इलायची वगैरह होती है, सिनेमन वगैरह, उनमें मिलता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देखते हैं ऐसे, है ना। हाँ, तो सबसे पहली चीज कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर चेक करना है, किस तरीके से फ्रेम होता है स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप का। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप में क्या क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन तो मेन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कन्फिग्रेशन क्या होगा? सबको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इसका ऑर्बिटल पिक्चर क्या होगा? ऑर्बिटल पिक्चर तो इस तरीके से होगा ना भाई, p ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो px py और pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो px में एक भर दिया, py में एक भर दिया। और हमें पता है ना कि p ऑर्बिटल क्या होता है? डीजेनरेट सेल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, px py pz तीनों के तीनों डीजेनरेटेड सेल्स होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी लेवल क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस वजह से हम लोग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद दोबारा से रिपीट होकर फिर एक एक भरते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल में सेम होते हैं ऑर्बिटल्स, उनमें बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे पहले अगर जैसे px py और pz तीनों सेम एनर्जी लेवल के हैं, तो अगर हमें इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो आप किस तरीके से भरोगे? पहले px py pz तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन जिन शेल्स की एनर्जी लेवल सेम होती है, शेल्स क्यों कह रहा हूं मैं, सब ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो जिन ऑर्बिटल्स की डीजेनरेटेड मतलब जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेम होता है ना, जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होता है उन्हें बोलते हैं डीजेनरेटेड शेल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेटेड शेल्स, मतलब जिनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, ओके। तो px py pz इनके एनर्जी लेवल सेम है, इस वजह से हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, ये देखो ये वाला ऑर्बिटल खाली रह गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन कन्फिगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन 8 पे आती है, तो कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 हमने कैसे भरा होगा भाई? अभी यही बताया कि जो p के ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब उनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, उस वजह से हमने 4 कैसे भरे होंगे? पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर लौट क्या है तो 1 इसको दे दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? कन्फिगरेशनल वैल्यूज हो गई, मतलब कार्बन कन्फिगरेशन कैसे किया, ऑर्बिटल पिक्चर हो गई। उसके बाद क्या होता है? देखो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल्स तो है ही, ठीक है। तो मतलब भले ही हाफ फिल्ड है, इन्हें वैकेंट आधा खाली तो कह ही सकते हो आप, है ना। तो कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल्स दिख गए, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स ये दोनों क्या होता है? सेम प्लेन में होता है, ठीक है। तो जो कार्बन का p ऑर्बिटल है, जो कार्बन का p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में लाई करता है। किस प्लेन में लाई करता है? सेम प्लेन में लाई करता है। तो इनके बीच में कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है कि नहीं होता भाई? साइडवेज ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है? पाई बॉन्ड ही तो होता है, बिकॉज हेड ऑन ओवरलैपिंग जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती थी उसी से तो सिग्मा आता था, ठीक है। तो उसी से तो सिग्मा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो इन दोनों के ऑर्बिटल्स अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है? साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग इस तरीके से दिखा रखी है हम लोगों ने, साइडवेज ओवरलैपिंग कराई, जिसकी वजह से कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फॉर्म होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन का आप कन्फिगरेशन लिखेंगे, ऑर्बिटल पिक्चर दिखाएंगे, उसके बाद साइडवेज ओवरलैपिंग की बात करेंगे और आप क्या बना के दिखा देंगे? कार्बोनिल ग्रुप बना के दिखा देंगे, ठीक है। और साइडवेज ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है?
पाई बॉन्ड होता है। तो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा कार्बन टू ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, मतलब इस फिगर के रिगार्डिंग हम लोगों को कुछ बात करनी है। वो बात क्या क्या है, देखो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, उनका जो कार्बन होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और हाइब्रिडाइजेशन हमें बहुत अच्छे से पता है, 11th में हम सीख चुके हैं काफ़ी अच्छे से कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। 10-15 मिनट की वीडियो बना देंगे जिससे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ओके, और कैसे निकालते हैं उसे। अगर किसी को दिक्कत है तो वो ज़रूर लिखे, प्लीज़ ज़रूर लिखना, इससे मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो हम लोगों ने कार्बन बना लिया। अब इसके रिगार्डिंग कुछ बातें थी, वो ये थी, पहली बात तो ये कि इसका जो कार्बन होता है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा पॉइंट कि अभी अभी बोला ऊपर कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। कौन से प्लेन में लाई करते हैं? सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, या तो एक्स वाई या वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, तीन ही प्लेन होते हैं। तो किसी एक प्लेन में क्या करेंगे? लाई करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो जो एंगल्स आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री के बराबर आएंगे। भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ी थी हम लोगों ने तो एंगल कितना बताया था? बॉन्ड एंगल कितना बताया था? 120 डिग्रीज बताया था। तो अगर हम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोल रहे हैं कार्बन को, तो जो कार्बन से बॉन्ड बना रखे हम लोगों ने वो कितने डिग्री पे होंगे? अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री पे होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब अगला पॉइंट हमने यही बताया कि जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्स कितना होगा? 120 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। इतना तो समझ पाए। अगला पॉइंट समझना, कार्बोनिल ग्रुप में आप चेक करो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। कार्बन है और ऑक्सीजन है, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बहुत अच्छे से बताया हमें कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसी के पास तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच के रखता है। तो भाई जिसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच के रहेंगे उसके पास तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं उस पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो वही हम लोगों ने बताया कि भाई अब जब देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम्स के बीच में आ जाता है तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है? पोलैरिटी। क्या क्रिएट हो जाती है? पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब जो हमने भी बताया कि डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, वहीं ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब भी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो वहां पर पोलैरिटी आती है, ठीक है। यही हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है कि जो C डबल बॉन्ड बॉन्ड है वो पोलराइज्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसके वजह से बॉन्ड कैसा है? ये पोलराइज्ड बॉन्ड है। पोलराइज का मतलब आप इसमें चार्जेस दिखा सकते हो। अब कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहीं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जो भूखे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भूखे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल्स पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इस वजह से वो भूखे होते हैं। तो जो भूखे होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब लुईस एसिड होता है। वहीं जो ऑक्सीजन होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है जिन पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप में वो न्यूक्लियोफाइल है, तो वो लुईस बेस का काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। क्या होता है? लुईस बेस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं, ठीक।
तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब लुईस एसिड होता है। वहीं जो ऑक्सीजन होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब लुईस बेस होता है। ठीक है। इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं उन पे एक सब्सटेंशियल डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट का मतलब इनके पास कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू रहती है और ये ईथर से ज्यादा पोलर होते हैं। ठीक है, जो ईथर होता है ना, ROR, हमने इससे पहले ही चैप्टर पढ़ा था ईथर का, फर्स्ट टर्म में एल्कोहल, हाँ फर्स्ट टर्म में ऑर्गेनिक में चैप्टर आया था ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर, वहाँ पे आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, है ना। तो जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, उनके पास सब्सटेंशियल डायपोल मोमेंट होता है और ये ईथर से ज़्यादा पोलर होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्बोनिल की स्ट्रक्चर पढ़ते हुए ये बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और इससे हमने क्या क्या रिजल्ट देखे। रिजल्ट पहला क्या देखा कि जो कार्बोनिल का कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, दूसरा हमने रिजल्ट क्या पढ़ा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन के p ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्रीज होता है। चौथा पॉइंट हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो वहां पे पोलैरिटीज क्रिएट हो जाती हैं। कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप में जो C डबल बॉन्ड O है वो पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइज का मतलब कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने ये बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं उनका जो कार्बन होता है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि जो इलेक्ट्रोफाइल है तो उसे हम क्या बोल रहे थे, लुईस एसिड बोल रहे हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब लुईस एसिड होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और इन पे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना उसे लुईस बेस कहते हैं। भाई जिस पे ज्यादा होगा वो डोनेट करने का उसका मन अपने आप हो जाता है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या होगा, लुईस बेस होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन तो लुईस एसिड होता है और ऑक्सीजन लुईस बेस होता है। या दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, उसके बाद आखिरी और लास्ट पॉइंट, मतलब लास्ट पॉइंट ही है, लास्ट पॉइंट ये था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास एक सब्सटेंशियल डायपोल मोमेंट होता है, मतलब डायपोल की कुछ वैल्यूज आती है इनके पास और ये ईथर से ज्यादा पोलर होते हैं। ईथर का ग्रुप क्या होता था, ROR। ठीक है, तो ईथर, एस्टर और एनहाइड्राइड को याद करने का तरीका ये है कि ईथर में एक O आता है, एस्टर में 2 O आते हैं, एनहाइड्राइड में 3 O आते हैं। ठीक, ओके, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ लिया, कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब एक चीज क्या है कि अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो उसमें इसके अगली हेडिंग होती है, खैर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से पहली ही हेडिंग है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ना तो एल्डिहाइड कीटोन की IUPAC कराऊंगा, ना कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC कराऊंगा और ना ही नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो अगला चैप्टर है उसकी IUPAC कराएंगे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि IUPAC नोमेनक्लेचर पे एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम चारों ये जो कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, अमाइड, ये जो भी पढ़ने हैं हम इनकी IUPAC एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। 1-2 लेक्चर्स में IUPAC को खत्म कर लेंगे वहीं कहीं एक्स्ट्रा में। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे IUPAC को, चैप्टर में हम लोग अब इसके बाद सीधा आगे बढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन एम रहेगा, क्योंकि IUPAC को हम आखिरी में एक साथ पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर बीच में भूल जाते हैं वैसे भी। ठीक, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को आगे शुरू करेंगे और हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ ली, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ लिया और हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब आप किन किन तरीकों से एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमारा होगा ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस क्या होगी, एक चीज ध्यान रखो, मैकेनिज्म इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस में है नहीं, मैकेनिज्म सिलेबस में है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको
जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी एल्डिहाइड और कीटोन की, तब वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आता है, उसकी आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बताई जाएगी। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी वहां पे आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन प्रिपरेशन में मैकेनिज्म का कोई कॉलम है नहीं इस बार सिलेबस में, इस वजह से आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, केवल आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहला हमारा है ओजोनोलिसिस। अब हमारी ओजोनोलिसिस भी ना दो तरीके की होती है। ओजोनोलिसिस भी हम दो तरीके से करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, और ओजोनोलिसिस दो तरीके की होती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के आपके पास दो रिएजेंट होते हैं, ओजोन के साथ में जिंक और वाटर ले लिया जाए, ओजोन के साथ में जिंक और वाटर ले लिया जाए, या फिर ओजोन के साथ में CH3 होल ट्वाइस सल्फर विद वाटर। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फाइड बोलते हैं इसे, डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो जब ओजोन के साथ में जिंक और वाटर ले लो, या फिर ओजोन के साथ में डाई मिथाइल सल्फाइड और वाटर ले लो, तो आप क्या कर रहे होंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ये किस तरीके से वर्क करती है ये आप चेक कर लो। तो जब भी आपको एल्कीन और एल्काइन के साथ, जब भी आपको एल्कीन और एल्काइन के साथ में ये रिएजेंट दिख जाए तो क्या करना है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड पे पहुंचना है और डबल बॉन्ड से एक स्लैश खींचना है, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन दे देनी है। ठीक है, दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन दे देनी है, दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन दे देनी है। आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीजन दे दो। कब, जब आपको ये रिएजेंट दिखे दोनों, इनमें से कोई एक रिएजेंट अगर आपको एल्कीन के साथ में दिख गया तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड के पास आओ, उसको बीच में से ब्रेक करो, दोनों तरफ क्या दे दो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दे दो। तो जब आप दोनों तरफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दे देंगे तो इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा RC, देखो जितना था उतना बना रहा हूं पहले, RCR, ये डबल बॉन्ड, और इससे अब क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो बन गया भाई कीटोन, RCOR प्लस। दूसरा क्या बनेगा, देखो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन आया R और H, भाई ये तो RCHO बन गया, मतलब एक कीटोन बन गया और एक एल्डिहाइड बन गया। तो देखा, एल्कीन से हम लोगों ने क्या किया, कीटोन बना दिया और एल्डिहाइड बना दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, ओजोनोलिसिस कहा हमने। ठीक है, और कौन सी ओजोनोलिसिस थी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दोबारा सुन लीजिए क्या करेंगे इन सवालों में, कि जो एल्कीन होगी, एल्कीन पे आप एक स्लैश लगाएंगे, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरफ ऑक्सीजन दी तो कीटोन बन गया, और उस तरफ ऑक्सीजन दी तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला सवाल ट्राई करो। तो जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी वो इफेक्टिव होती है डबल बॉन्ड पे। अब आप ये सोचो कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड तो नहीं बनाता ना। तो आप क्या करेंगे इस वाले सवाल में, दूसरे सवाल में हम लोग क्या करना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अब आपको केवल डबल बॉन्ड ही देखना है। तो आप डबल बॉन्ड को पकड़ो और तोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ा, और दोनों तरफ क्या देना है, प्रोसेस वही रहेगी, दोनों तरफ ऑक्सीजन पकड़ा देना है। तो दोनों तरफ हमने ऑक्सीजन पकड़ा दिया, तो ये कैसे दिखेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, RC, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C, फिर से आ जाएगा डबल बॉन्ड हो और R। ठीक है, सॉरी R नहीं है, H है यहां पे, यहां पे क्या आएगा, H आ जाएगा। ठीक है, यहां पे H आ गया। तो जब डबल बॉन्ड आया तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, और जब ट्रिपल बॉन्ड आया तो इस तरीके से सॉल्व किया, और यही दो आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, टेंशन ना लेना, है ना। तो अब अगर ऐसा होता कि यहाँ पे R की जगह पे H होता, टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, टेंशन लेनी है सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकड़ा दो, बात खत्म। इसके अलावा जो बन रहा बनता रहेगा। अब यहाँ पे अगर एक और H होता तो यहाँ पे H लगा देते, टेंशन नहीं लेनी आपको। ये सोचो कि अगर यहाँ पे दोनों ही H होते फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, टेंशन फ्री रहते। बस आपको तो बीच में से डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन पकड़ाना है, आपको 2 प्रोडक्ट दिख जाएंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी आपने क्या किया कि डबल बॉन्ड को ही पकड़ा, ब्रेक किया, दोनों तरफ ऑक्सीजन पकड़ा दिया, और क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड आ गया, मतलब ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये होगी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मतलब क्या करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में केवल तलवार चलाते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, तलवार चलाते हैं, 2 अलग पार्ट कर देते हैं और दोनों पार्ट को ऑक्सीजन पकड़ा देते हैं कि भाई तुम्हारा नुकसान हुआ है तो ये लो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन। ठीक, और बात खत्म।
तो रिडक्टिव ओजोन में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड पर तलवार चला देंगे और दो पार्ट होंगे, उन दोनों को ऑक्सीजन दे देंगे और बात खत्म, आपके प्रोडक्ट अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। इसमें ऐसे खचाक खचाक नहीं करना है, कुछ सिंपल आपको एक तरीका याद रखना है, उससे आपके सवाल होंगे। तो किस तरीके से सवाल होंगे ये चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, रिडक्टिव में जिंक आ रहा था, रिडक्टिव में जिंक आ रहा था, लेकिन ऑक्सीडेटिव में जिंक नहीं है। रिडक्टिव में जिंक था, ऑक्सीडेटिव में जिंक नहीं है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो रिएजेंट क्या है, ओजोन के साथ में वाटर या फिर ओजोन के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, या तो आप ओजोन के साथ में वाटर ले लो या ओजोन के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो। तो आप कौन सी ओजोनोलिसिस कर रहे होंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब रिडक्टिव की बात करेंगे तो जिंक कंसीडर करना पड़ेगा, और जब ऑक्सीडेटिव की बात करेंगे तो जिंक कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेटिव के सवाल कैसे करेंगे हम। तो ऑक्सीडेटिव के सवाल करने का सबसे आसान तरीका मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रखा है। सिंपल सा मतलब ये है कि एल्कीन के जो दो कार्बन होंगे, एल्कीन या एल्काइन के, भाई एल्कीन भी दो कार्बन से मिलके बनती है, दो कार्बन तो होते हैं कम से कम, एल्काइन में भी दो कार्बन होते हैं। तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उन दो कार्बन्स के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर उनमें से किसी एक कार्बन पे दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, उनमें से किसी एक कार्बन पे दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। वहीं अगर उस पर एक आर ग्रुप लगा हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। और उस पर केवल H ही H है और कोई R नहीं है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। ये आपका ध्यान रखना है। अगर दो R आएंगे तो कीटोन, एक R आएगा तो एसिड, और केवल H ही H होंगे तो CO2। ठीक, तो सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल देखो, इस सवाल में अब हमें पहले एल्कीन चेक करनी है। एल्कीन तो ये रही है कि नहीं। अब एल्कीन के दो कार्बन तो यही है ना, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, है कि नहीं। ठीक है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। अब इस वाले कार्बन की अगर बात कर रहा हूं, मैं इसे ए मान लेता हूं। ठीक है, इसे ए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए, और इसे बी कार्बन बोल रहा हूं। इसे कौन सा कार्बन बोल रहा हूं, बी कार्बन बोल रहा हूं। अब हमने ये बोला था कि एल्कीन या एल्काइन के जो दो कार्बन होंगे उनमें से किसी एक पे भी अगर दो आर आ गए तो वो कार्बन तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर किसी पे एक आर आया तो एसिड में कन्वर्ट होगा, और उस पर केवल अगर H ही H हुए तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा। इतना बताया है ना। तो चेक करो इस वाले कार्बन को, सबसे पहले देखो इस वाले ए कार्बन को आप देखो, इस पे कितने आर लगे हुए हैं, इस पे दो आर लगे हुए हैं। इस ए वाले कार्बन पर दो आर लगे हुए हैं, तो अगर इस पर दो आर लगे हुए हैं तो किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में ही तो कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ए कार्बन से हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा जो किसमें जाएगा, कीटोन में जाएगा। चलो एक प्रोडक्ट बन गया, इस ए कार्बन से हमने एक प्रोडक्ट बना दिया कीटोन। अब एल्कीन का दूसरा कार्बन चेक करना है, पहले से तो हमने कीटोन बना दिया, अब दूसरे को चेक करते हैं। इस बी कार्बन पे आओ, इस बी कार्बन पे कितने आर दिख रहे हैं आपको, इस बी कार्बन पे केवल एक ही आर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस बी कार्बन पे केवल एक ही आर दिख रहा है। तो जो एक आर होता है वो किसमें जाता है, एसिड में, तो COOH बना देंगे, तो ये कार्बन किसमें चला जाएगा, COOH में। तो मतलब क्या आंसर आएगा, RCOOH, सॉरी। तो जिस पे दो आर थे उसे तो हमने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, और जिस पे एक आर था उसको हमने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के हमारे दो आंसर आ गए, दो प्रोडक्ट आ गए, एक कीटोन आ गया और एक एसिड आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद ये वाला सवाल भी ऐसे ही करना है कि अगर ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट है तो आपको क्या देखना है, एल्कीन को ट्रैप कीजिए, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ट्रैप कीजिए। ये ए कार्बन और ये बी कार्बन, ठीक है, ये ए कार्बन और ये बी कार्बन। अब ए कार्बन को चेक करो, इस पे कितने आर आ रहे हैं, इस पे तो दो आर आ रहे हैं, और दो आर वाले किस में जाते हैं, कीटोन में जाते हैं। दो आर वाले किस में जाते हैं, कीटोन में जाते हैं। तो दो आर वाला किस में चला जाएगा, कीटोन में जाएगा कि नहीं जाएगा, RCr डबल बॉन्ड O प्लस। अब हम बी वाले कार्बन पे आएंगे, जब हम बी वाले कार्बन पे आए तो हमने देखा कि इस पे तो एक भी आर नहीं है, इस पे तो एक भी आर नहीं है, दोनों H H है। तो हमने उस खोखे में देखो, इस बॉक्स में देखो,
जब केवल H होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। अब इस कार्बन पे केवल क्या है? HES तो किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। तो हमारे दो प्रोडक्ट आ गए, एक तो कीटोन और एक CO2। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कुछ इस तरीके से प्रोसेस रहती है और रिडक्टिव में कुछ इस तरीके से रहती है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। रिडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं? तलवार चलाते हैं, तलवार चलाई, दो पार्ट किए, बिना सोचे समझे दोनों पार्ट को ऑक्सीजन पकड़ा दी, बात खत्म। ठीक है, तो रिडक्टिव को पहचानने का तरीका क्या है? ओजोन के साथ में जिंक मिलेगा। ठीक है, अगर ओजोन के साथ में आपको जिंक मिल रहा है तो आपको रिडक्टिव करनी पड़ेगी, मतलब तलवार चलानी है और दो पार्ट करना, दोनों को बिना सोचे समझे ऑक्सीजन पकड़ा देनी है। लेकिन वहीं अगर ओजोन के साथ में जिंक नहीं मिला, केवल ओजोन के साथ में वाटर मिला, तो आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करनी है। और उसमें क्या करना है? एल्कीन या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन्स को आपको ट्रैप करना है और जितने आपको आर देखेंगे उसी तरीके से डील करना। अगर आपको दो आर दिखे तो कीटोन, एक आर देखा तो एसिड, और एक भी आर नहीं देखा, केवल HEH देखे तो CO2। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। किस तरीके से कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा प्रिपरेशन में चलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन किस तरीके से कर रहे हैं? देखो, जब हम 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, कितने डिग्री के? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में। ठीक है, जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में, सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ओके, जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PCC या फिर कॉपर। PCC की फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC की फुल फॉर्म होती है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, PCC का मतलब है, मुझे पता है आपके दिमाग में सबसे पहली चीज तो ये होगी कि PCC है क्या। PCC का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, तो जब आप एल्कोहल मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो वो आपको क्या दे देता है? एल्डिहाइड दे देता है। ठीक है, वहीं जब आप 2 डिग्री एल्कोहल की बात करोगे, 2 डिग्री, वहीं जब 2 डिग्री एल्कोहल की बात होगी, 2 डिग्री एल्कोहल की बात होगी तो 2 डिग्री एल्कोहल आपको देगा कीटोन। जब 2 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो आपको क्या दे देगा? कीटोन दे देगा। ठीक है भाई, कीटोन मिल गया भाई। ठीक है, और कीटोन किस तरीके से मिला होगा ये आप सोच भी सकते हैं कि यहां से आप वाटर रिलीज करिए, ऑक्सीजन ट्रैप होगा और कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिलता है। और जब आप 3 डिग्री एल्कोहल पे आ जाएंगे, कितने डिग्री पे? 3 डिग्री पे, तो जब आप 3 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन होकर कुछ भी नहीं देता, ना तो एल्डिहाइड देता है और ना ही कीटोन। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ओके, तो फिर से समझा देता हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तब, जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो ओजोनोलिसिस पढ़ ली, दूसरा मेथड ये पढ़ लिया। तीसरा मेथड क्या है? फ्रॉम साइनाइड। फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड से कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन? तो आइए देखते हैं। जब आप साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से कराते हो, टिन क्लोराइड, ठीक है, तो SnCl2 प्लस HCl से कराते हो तो ये आपको किस में कन्वर्ट करके दे देता है? एल्डिहाइड में। ठीक है, जब एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से करा दी जाती है तो क्या मिल जाता है? RCHO, मतलब एल्डिहाइड मिल जाता है। और इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शन ही लिख देते हैं, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, तो जब एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से कराते हैं तो वो आपको क्या दे देता है? एल्डिहाइड देता है। इसको क्या बोलते हैं? स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, मैं स्टीफन रिएक्शन लिख दिया है, स्टीफन रिडक्शन होता है। आप रिएक्शन लिख देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, नेम रिएक्शन आती है तो आपको यही लिखनी पड़ेगी है। तो जब आप एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 से कराते हैं
विद HCl तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्टीफन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा है कि जब आप एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन, जब आप एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, जब आप एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो वो आपको कीटोन दे देता है। ठीक है, तो वो आपको क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। ठीक है, तो जब आप एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 HCl से कराते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिएक्शन। वहीं अगर आप एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आपको क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा अगली प्रिपरेशन है फ्रॉम असाइल हलाइड या फिर फ्रॉम ऑयल हलाइड। ठीक है, तो असाइल हलाइड से कैसे कराएंगे, ये देखो, जब आप एल्डिहाइड की सॉरी RCOCl है, H नहीं है। ठीक है, ये RCOCl है, ऐसे ऐसे हम लगाते हैं RCOCl। ओके, तो जब आप असाइल हलाइड से कैसे करेंगे वो चेक करिए जरा। तो जब आप RCOCl, ये असाइल हलाइड है, असाइल क्लोराइड, तो असाइल हलाइड की रिएक्शन जब आप H2PdBaSO4 से कराते हो, किससे, H2PdBaSO। वो देखो रिएजेंट्स का ही खेल है ऑर्गेनिक में, जितने ज्यादा रिएजेंट याद रखोगे ऑर्गेनिक उतनी आसान हो जाएगी, उनकी आपको वर्किंग पता होनी चाहिए। तो जब आपने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि जब आप साइनाइड की रिएक्शन, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 HCl से कराते हो तब भी वो आपको RCHO देता है। उस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, वहीं जब आप RCOCl की रिएक्शन H2PdBaSO4 से कराते हो वो भी आपको एल्डिहाइड ही देता है, लेकिन रिएक्शन का नाम कुछ और होता है। रिएक्शन का नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। तो जब RCOCl की रिएक्शन H2PdBaSO4 से करा दी जाती है तो ये आपको एल्डिहाइड दे देता है भाई, और इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, तो जब आप H2PdBaSO4 की प्रेजेंस में असाइल हलाइड को कन्वर्ट करते हो एल्डिहाइड में तो उसे आप क्या कहते हो, रोजनमंड रिडक्शन। वही अगर असाइल हलाइड की रिएक्शन R2-CD, ये कोई एक रिएजेंट है और इस रिएक्शन का नाम होता है SN2TH। ठीक है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, हाँ, तो एसिड डेरिवेटिव्स की जब बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो RCOCl कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। किस में कन्वर्ट होता है भाई, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं भाई। देखो कंफ्यूजिंग रिएक्शंस है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको याद तो रखनी पड़ेंगी। ओके, तो हम लोगों ने आज 4 प्रिपरेशन पढ़ ली हैं। 4 प्रिपरेशन के साथ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस की कार्बोनिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे क्या होता है, और थोड़े से कुछ वेनिलिन वगैरह, है ना, ये हम लोगों ने देख लिया आज। उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी सही लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। तो हम लोग इतना ही कर रहे हैं आज। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे आगे की प्रिपरेशन ख़त्म नहीं हुई है, अभी केवल 4 प्रिपरेशन बताई है मैंने। कौन कौन सी, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम साइनाइड फ्रॉम RCOCl, मतलब असाइल हलाइड और साइनाइड से बताई है। ठीक है, तो स्टीफन रिएक्शन आपको याद रखनी है। जब एल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड बनेगा और रिएजेंट क्या होगा, SnCl2 HCl, तो स्टीफन रिएक्शन होगी। लेकिन वही अगर RCOCl मतलब असाइल हलाइड से आप एल्डिहाइड बना रहे होंगे, रिएजेंट क्या होगा, H2PdBaSO4, तब उसे आप रोजनमंड रिडक्शन कर रहे होंगे। ठीक, वहीं आप दूसरी चीज एक और चीज चेक कर सकते हैं कि एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आपको कीटोन मिलता है। वहीं आप अगर RCOCl के केस में देखें तो जब आप एसिड डेरिवेटिव RCOCl, तो RCOCl की रिएक्शन जब आप R2-CD से कराते हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, SN2TH कह रहे हैं। सिंपली आप ऐसे याद रखो, जब आप RCOCl की SN2TH कराते हो तो आपको क्या मिल जाती है, कीटोन मिल जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमने क्या किया, तलवार चलाई,
दो हिस्से करे, दोनों हिस्सों को बिना सोचे समझे क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। वही ऑक्सीडेटिव की बात करी तो हमने ऑक्सीडेटिव में क्या देखा कि एल्कीन या एल्काइन के अगर एक कार्बन पर 2 R ग्रुप है तो वो कीटोन में जाएगा, अगर एक R ग्रुप है तो एसिड में जाएगा, अगर उस पर केवल H ही H है तो वो किस पे जाएगा, CO2 में जाएगा। ओके, उसके बाद एल्कोहल और बता देता हूँ एक बार और कि जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड में जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कीटोन में जाता है, और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ओके, तो हम लोगों ने इस तरीके से 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं, आगे अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। हम लोग ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आपका CBSE जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री का, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को आखिरी तक देखा। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए इस वीडियो को, जिससे कि हम लोग और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।